नमस्कार दोस्तों, नए वर्ष का आगमन होने वाला है और नया वर्ष स्टार्ट होते ही हम क्या करते हैं, एक संकल्प लेते हैं। तो ये संकल्प क्या लेते हैं उस पर बात करेंगे। तो अगर आपका संकल्प है कि 2023 हमारा हो, यानी 2023 में हम बैंकिंग की तैयारी करें, आप स्टार्ट करना चाहते हो 2023 में, और आपके पास बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले आते हैं, तो ये वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए। ये पूरा वीडियो है, लगभग आधा घंटा का ये सेशन होगा, लेकिन इस आधे घंटे का सेशन में आपके सारे उन सवालों का जवाब मिलेगा कि जो आप प्रिपरेशन करने से स्टार्ट करने से पहले आप ढूंढते हैं, या फिर जब प्रिपरेशन करते हैं उस दौरान भी आपके जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं। उन सारे सवालों का जवाब है जो आज के सेशन में हम देने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं दोस्तों। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए जो बैंकिंग के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, स्टार्ट करना चाहते हैं प्रिपरेशन की, नहीं मुझे इस क्षेत्र में करियर बनाना है, तो आपके से रिलेटेड जो भी सवाल है उन सवालों का जवाब है वो आज के सेशन में आपको देने वाला हूं। सवाल क्या है दोस्तों, वो हम देख सकते हैं यहां पे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज के सेशन में मैं उन चुनिंदा सवालों का जवाब दूंगा जो आप ढूंढ रहे हो अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। जैसे कि सर 2023 में वैकेंसीज कितनी आती है एक साल में, ये मुझे मालूम नहीं है, यानी हमें मौके कितने मिलते हैं बैंक में जाने के लिए, तो उन मौकों के बारे में चर्चा करेंगे। और उसके लिए मैं 2022 के वो सारे एग्जाम्स के प्रमाण विथ डेटा दूंगा, यानी कि आज मैं आपको जो प्रमाण देने वाला हूं डेटा के साथ देने वाला हूं, जिससे आपको ये उम्मीद बने कि नहीं सर 2023 भी है वो मेरा उम्मीदों वाला वर्ष होगा, क्योंकि पिछले वर्ष भी अच्छी खासी हमें मौके मिले थे, और मौके ऐसे मिलते हैं कि हर महीने मौके मिलते हैं। मैं वो सारा आंकड़ा भी आपको दिखाऊंगा कि 2022 का जो वर्ष मेरा अभी खत्म होने वाला है, 2022 में अगर मैं बात करूं जनवरी टू दिसंबर की, तो हर महीने हर मंथ हमें मौके मिले हैं बैंक के एग्जाम देने के लिए। कौन कौन से मौके थे, उनसे लिए हमें करना क्या चाहिए था, इन सारे सवालों का जवाब मैं देने वाला हूं आज के वीडियो में। तो पहला मैं आपको प्रीवियस ईयर का एनालिसिस रिपोर्ट दूंगा, दूसरा मैं आपका एग्जाम पेपर का पैटर्न बताऊंगा, एक कॉमन पैटर्न। मैं किसी स्पेसिफिक एग्जाम की मैं बात नहीं करूंगा, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया दोस्तों, यह सेशन उन बच्चों के लिए है जो इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं और इस क्षेत्र में प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं। तो उनके जहन में ये कुछ 4-5 सवाल आएंगे, उन कॉमन सवालों का जवाब मैं यहां पे आपको देने वाला हूं। तो दूसरे सवाल का जवाब आपका होगा एग्जाम पैटर्न, तीसरा होगा आपका टाइम मैनेजमेंट, एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड हम लोग बहुत सारे रिसोर्सेज जाके ढूंढते हैं, और यहां भी क्या टाइम मैनेजमेंट की आवश्यकता पड़ती है, कितने समय में प्रिपरेशन करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का सवाल ऐसा आते हैं कि सर क्या प्रिपरेशन 1 साल में हो सकता है, 6 महीने में हो सकता है, या कितना समय हमें देना चाहिए। इन सारे सवालों का जवाब है जो आज के सेशन में आपको देने वाला हूं। अगला जो सवाल को दूं, स्टडी सोर्स, अगर सर मुझे प्रिपरेशन करना है तो उसका माध्यम क्या होगा, उन माध्यमों का भी जवाब मैं आज के सेशन में दूंगा। और अंत आपको दूंगा स्टडी प्लान, यानी आपकी प्लानिंग कैसी होनी चाहिए अगर आपको बैंकिंग के क्षेत्र में करियर स्टार्ट करना है, यानी प्रिपरेशन स्टार्ट करना है। तो ये पूरा आधे घंटे का वीडियो आप जरूर देखिएगा। बहुत कम समय में सारी चीजों को यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, जहां कहीं ना कहीं आपको वो काम आएगा अपने प्रिपरेशन स्टार्ट करने में। तो सबसे पहला उन सवालों का जवाब अगर आपके जहन में आता है कि सर वैकेंसीज कितनी आती है या नहीं आती है, या कमिंग वर्ष में अपॉर्चुनिटी रहेगी या नहीं रहेगी, इन सारे सवालों का जवाब दिया जाएगा आपको इसके माध्यम। मैं आपको मंथ बाय मंथ दिखाऊंगा कि 2022 में कितनी वैकेंसीज आई थी और आपने कितने मौके गंवाए हैं। अगर आपने अप्लाई किया तो दैट गुड, और नहीं अप्लाई किया तो कितने मौके गंवाए हैं, इनका जवाब आपको यहां पे मिलने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहले मैं, चूंकि दिसंबर अभी चल ही रहा है तो इसलिए मैंने दिसंबर से कैलेंडर स्टार्ट किया। दिसंबर 2021 की अगर मैं बात करता हूं तो देख सकते हो यहां पे नेशनल हाउसिंग बैंक की वैकेंसी आई थी, जहां पे असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 एंड अदर पोस्ट की भी वैकेंसी आई थी, और टोटल पोस्ट यहां पे 17 था दोस्तों। दूसरा हमारा जो वैकेंसी आया था दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आया था, जो SBI सर्कल और बेस्ड ऑफिसर का था, जिसमें टोटल वैकेंसी 1226 थी। ये बात मैं कर रहा हूं दिसंबर 2021 की। ये इसलिए मैंने लिखा क्योंकि बहुत सारा एग्जाम लास्ट डेट होता है वो जनवरी तक भी लाई करता है, इसलिए मैंने दिसंबर को भी यहाँ पे कंसीडर किया। और इसका एक रीजन ये भी है कि अभी दिसंबर चल ही रहा है, यानी पिछले 1 सालों का पूरा मैं लेखा जोखा यहाँ पे आपको देने वाला हूँ। तो ये हो गया दिसंबर। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो आगे अगर देख सकते हैं तो मैं जनवरी की बात करूं, जनवरी का महीना जब स्टार्ट हुआ था उस समय आया था सेबी का, सेबी की वैकेंसी आई थी, और ये वैकेंसी था असिस्टेंट मैनेजर का, और टोटल पोस्ट हमारे पास थे मित्रों, याद रखिएगा टोटल पोस्ट हमारे पास 120 थे। आप पूरे पोस्ट को काउंट कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे ईयर में हमें कितने मौके मिले बैंक में जाने के लिए। तो आपको जनवरी में मिला 120 पोस्ट का, और ये था असिस्टेंट मैनेजर का। आपको ये मालूम होना चाहिए कि बहुत सारे ऐसे, जैसे एग्जाम में जो ग्रेड बनता है वो असिस्टेंट का बनता है, वो आपका स्केल 1 का बनता है, स्केल 2 स्केल 3 का बनता है, और उसी तरह
ये हमारा असिस्टेंट मैनेजर का पोस्ट था। बेसिकली सेबी जो संस्था है ये रेगुलेटरी बॉडी के तहत आती है और इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती है। इनमें वो बच्चे अटेम्प्ट लेते हैं जिनको ये प्लान करते हैं कि नहीं, कुछ ऐसे बच्चे होते हैं कि नहीं, मैं ग्रामीण बैंक में काम नहीं करूंगा, मैं छोटे स्तर जगहों पे काम नहीं करूंगा, मैं रेगुलेटरी इंडस्ट्री में काम करूंगा। ऐसा अगर आपका सपना है तो सेबी आपका जवाब हो सकता है दोस्तों। तो सेबी में आपका असिस्टेंट मैनेजर का वैकेंसी आया था और वो पोस्ट था हमारा 120। ठीक है, इसमें वैकेंसीज कम ही होते हैं। मंथ आया फरवरी और फरवरी के मंथ में इतने सारे मौके आपको मिले। फरवरी के मंथ में आपका था क्या, सबसे पहले ईएसआईसी की वैकेंसी आई थी और ईएसआईसी में दोस्तों आपके देख सकते हैं 3600 प्लस वैकेंसीज थी और जो नॉर्मल हर कोई अप्लाई कर सकता था। और पोस्ट था आपका हमारा एमटीएस और यूडीसी का। ये ईएसआईसी मैंने यहां पे इसलिए मेंशन किया कि ईएसआईसी का एग्जाम पैटर्न भी वही होता है जो बैंकिंग का पैटर्न होता है दोस्तों। तो दूसरा जवाब आपको मिल गया फरवरी में। ईएसआईसी आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आया था, आरबीआई का वेरियस पोस्ट आया था, नैनीताल बैंक क्लर्क एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग का 100 पोस्ट आया था और आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का असिस्टेंट का पोस्ट आया था यानी कि 950। ये मैं आपको इसलिए आंकड़ा दे रहा हूं कि आप ये देखो कि 2022 में कितने मौके आए थे, इसी के आसपास आपके 2023 में भी मौके बनेंगे हर मंथ। मैं ये आंकड़ा इसलिए एग्जैक्ट डेटा आपको दे रहा हूं क्योंकि आप चेक करो हर मंथ आपको मौके मिलते हैं बैंक में जाने के लिए। ये वो इंडस्ट्री नहीं है, ये वो पैनल नहीं है जहां पे ऐसा हो कि हमें 6 महीना वेट करना पड़े। जैसे बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन होते हैं कि साल में एक बार आए या कभी कभी 2 वर्षों में भी आते हैं। लेकिन बैंकिंग एक ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको हर मौके आपको अपने आप को परखने का देता है, बस आपको अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करने की आवश्यकता पड़ती है दोस्तों। तो मैंने ये फरवरी का आंकड़ा दे दिया। नंबर ऑफ वैकेंसी आप देख सकते हो कि कितने वैकेंसीज थे यहां पे, 3600 प्लस 14 प्लस 100 प्लस 950। ठीक है, अभी आपको ये नहीं देखना है कि कौन सा क्लर्क है, कौन सा पोस्ट पीओ है। मैं हर तरह के पोस्ट को यहां पे फ्लैश कर रहा हूं इसलिए ताकि आपके दिमाग में ये बन जाए कि प्रीवियस ईयर हमें कितने मौके मिले थे। ये उन बच्चों के लिए भी है जो लास्ट ईयर भी अपीयर हुए थे और कहीं ना कहीं किसी नंबर से रह गए और उनकी प्लानिंग है कि सिर्फ अपकमिंग ईयर में भी मैं प्लान करूं। तो उनके लिए भी है कि आपने कितने मौके गंवाए और इन मौकों को कैसे कैश कर सकते थे, कैसे इनको सही कर सकते थे, ये भी हम आगे वाले सवाल में आपको जवाब देंगे। आगे की मैं बात करता हूं दोस्तों, बात करते हैं जब मार्च आया तो मार्च में आपको यहां पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जर्नलिस्ट ऑफिसर की वैकेंसी आई थी जो लगभग 500 पोस्ट था, स्केल 2 स्केल 3 के बारे में। फिर आपका सिडबी में आया था आपका, ठीक है, सिडबी में आया था चूंकि यहां पे फिर ये आपका जर्नलिस्ट पोस्ट आया था। असिस्टेंट मैनेजर का कुछ पोस्ट वहां पे आया था, जर्नलिस्ट का कुछ कम था इसलिए दोबारा आया था सिडबी का। और इसके बाद भी सिडबी का आईटी का अलग से आया था, यानी 2-3 बार सिडबी अपने आप को रिपीट किया वैकेंसीज को रेगुलेट करने के लिए। और फिर आपका असिस्टेंट मैनेजर टोटल पोस्ट मैंने यहां पे बताया। उसके बाद ईएसआईसी में जो सोशल सिक्योरिटी ऑफिसर का पोस्ट था, मैनेजर ग्रेड 2 का पोस्ट था, सुपरिटेंडेंट रिक्रूटमेंट था और ये टोटल पोस्ट था हमारा 97। यानी मार्च में भी आपको 3-4 मौके मिले थे बैंक में जाने के लिए। उसी तरह अगर मैं बात करता हूं अप्रैल में दोस्तों, तो अप्रैल में हमारा आरबीआई ग्रेड बी की वैकेंसी आई थी जो एक रेगुलेटरी संस्था है जैसे सेडबी, नबार्ड, सेबी, ठीक है, नबार्ड सेबी की बात कर रहा था। तो आपका यहां पे मालूम ये होना चाहिए कि एक सेकंड, अप्रैल जून आ गया। तो दोस्तों अप्रैल में भी आपकी आरबीआई ग्रेड बी जो रेगुलेटरी संस्था है उसमें भी आपका ग्रेड बी का पोस्ट था वो 303 था। आपको मालूम होना चाहिए कि सेबी की बात करूं, आरबीआई की बात करूं, नबार्ड की बात करूं, ये सब हमारे रेगुलेटिंग बॉडी ऑफ इंडिया हैं। तो वो रेगुलेटिंग बॉडी के वाले संस्था में ये सारे वैकेंसीज आए थे और इन सारे संस्थाओं में नंबर ऑफ वैकेंसी कम होती है क्योंकि रेगुलेटरी बॉडी है हमारा देश का बैंकिंग सिस्टम का। चलिए उसी तरह मैं की बात करता हूं तो मैं पंजाब नेशनल बैंक में जो एसओ बैंक मैनेजर रिस्क एसओ का आया था, जो रिस्क मैनेजर क्रेडिट एंड सीनियर मैनेजर का पोस्ट था 135 था। उसी तरह बैंक ऑफ इंडिया में हमारा 135 पोस्ट आया था। फिर कर्नाटका एक लिमिटेड बैंक है उसमें भी वैकेंसी हमारी आई थी। नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे क्लियर आउट नहीं है। मैं जब जून में गया तो जून में भी हमें वहाँ पे आईडीबीआई बैंक असिस्टेंट मैनेजर एंड एग्जीक्यूटिव का आया था और वो टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 1544 था और यही वो मंथ था जहाँ पे आया था हमारा IBPS RRB 9। और यहाँ पे टोटल अगर असिस्टेंट की मैं बात करूँ, ऑफिसर स्केल 1 की बात करूँ, 2 की बात करूं और 3 की बात करूं, सारे पोस्ट को काउंट करके 8106 पोस्ट थे जो हमें मौके दिए थे बैंक में जाने के लिए सन 2006 के जून के महीने में। इसी तरह अगर मैं बात करता हूं जुलाई में, तो जुलाई में हमारा आईडीबीआई का स्पेशलिस्ट ऑफिसर का वैकेंसी आया था जिसमें हमारा एजीएम डीजीएम का पोस्ट था, वो एसओ का भी पोस्ट था।
उसी तरह हमारा टोटल पोस्ट 226 था, चूंकि स्पेशलिस्ट ऑफिसर में नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होती है, और यही वो मंथ था जहां पे हमारा क्लर्क 12 आया था और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 6035 थी दोस्तों। तो ये आप आंकड़ा जरूर दिमाग में रखिएगा, मैंने ये आधा घंटा का समय आपसे मांगा है और वो सारे प्रॉब्लम्स का सॉर्ट आउट कर दूंगा जो आपके जहन में है प्रिपरेशन स्टार्ट करने से पहले। तो वो जून का महीना था जो ये वैकेंसी आई थी, उसी तरह जुलाई हो गया, जून हो गया दोस्तों, उसी तरह अगस्त का महीना आया जहां पे सेबी आया, सेबी का फिर एक आईटी ऑफिसर की वैकेंसी आई थी, जो कुछ पोस्ट रह गए थे, 24 पोस्ट ही आया था लेकिन सिर्फ आईटी के लिए था, और यही वो महीना था जहां पे आईबीपीएस पीओ और एमटी का भी पोस्ट आया था। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का भी पोस्ट आया था जो 60 पोस्ट था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे अगस्त में भी इतनी अच्छी वैकेंसीज आई थी। सेबी जो एक रेगुलेटरी बॉडी है और इसमें भी वैकेंसी हमारे 24 थे। सबका एग्जाम का पैटर्न अलग होता है लेकिन सब्जेक्ट सबका कॉमन होता है। हर एग्जाम्स के पैटर्न के बारे में हम चर्चा करते हैं जब वो वैकेंसी लाइन अप रहती है, यानी जो वैकेंसी लाइव होती है। इसकी सारी जानकारी आपको अड्डा 24/7 यूट्यूब चैनल पर मिलता रहता है समय दू समय जब उसकी वैकेंसी आती है। लेकिन ये पूरे साल का लेखा जोखा मैं आज लेके आया हूं, चूंकि साल अंत कर रहा है, नया वर्ष शुरुआत होने वाला है और हमें एक उम्मीदों का वर्ष दिख रहा है 2023। तो क्यों ना हम पिछले वर्षों का आकलन करके आगे बढ़े। इससे फायदा यह होगा कि हमारे मन में वो शंका नहीं रहेगी कि सर 2023 में हमारे मौके मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो दोस्तों आप श्योर हो जाइए 2023 में आपको मौके मिलेंगे और इसी के आसपास आपके मौके मिलेंगे जो यहां पे आपको दिख रहा है। अगस्त की बात मैंने करी, इसके बाद मैं बात करता हूं सितंबर की। सितंबर में आपके पास वैकेंसी था एफसीआई का जो 123 पोस्ट था। उसी तरह यही वो महीना था जहां पे एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी आई थी और वो पोस्ट था 5008 टोटल। ठीक है, आगे की बात करता हूं। फिर हमारा नबार्ड की वैकेंसी आई थी, नंबर पोस्ट आपका 177 थे। फिर आपका एसबीआई पीओ आया जिसमें 1673 पोस्ट आए। आमतौर पे ये वैकेंसीज कम ही आती पीओ एसबीआई में, लेकिन अच्छी खासी वैकेंसी यहाँ पे आई थी 2022 में अक्टूबर के महीने में। नवंबर की बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो पिछला महीना ये बीता है, एनएसबी की वैकेंसी आई थी 27 पोस्ट और यहाँ पे आईबीपीएस एसओ की वैकेंसी आई थी 710 और हमारा नैनीताल बैंक मैनेजमेंट ट्रेनी का भी पोस्ट आया था जो नंबर वैकेंसी यहाँ पे क्लियर नहीं है। उसी तरह दिसंबर की बात करूं जो महीना अभी चल रहा है और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि एमपी कोऑपरेटिव बैंक है जो वैकेंसी अभी लाइनअप है, जो अभी लाइव भी है, और दूसरा हमारा बैंक ऑफ महाराष्ट्र का स्केल 2, स्केल 3 एंड स्केल 4 है, वो वैकेंसी है जो लाइव है। तो इतना ये डेटा देने का मेरा पीछे मकसद यही है कि आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए आने वाले वर्षों में हर मंथ आपको मौके मिलेंगे एक बैंक में जाने के लिए। कुछ चीजों की मैं और यहां पे बात कर दूं दोस्तों, मैंने यहां पे कलेक्टिव डेटा आपको दिया है कि हर कैटेगरी की मैं बात कर रहा हूं। यहां पे वो सारी वैकेंसीज थी जो क्लर्क की कैटेगरीज में भी आती है, वो सारी वैकेंसीज थी जो आपके पीओ की कैटेगरी में भी आती है, वो सारी वैकेंसीज थी जो एसओ में भी आती है और हमारा रेगुलेटरी बॉडी संस्था में भी आती है दोस्तों। तो मैंने वो सारा डेटा आपको दे दिया, यानी एक फिल्म तो क्लियर कर लीजिए। इतने अभी जो मैंने आपका 10 मिनट 5 मिनट का समय लिया, इसमें मैंने आपको ये क्लियर कर दिया कि नहीं सर हर महीने हमें मौके मिलते हैं, इतने मौके और भी किसी एग्जामिनेशंस एरिया में नहीं मिलते। हर कोई अगर संस्था की मैं बात करूं, जैसे मैंने स्टेट लेवल की बात करा, वो हो सकता है कि हर 6 महीने में एग्जाम हो, हर साल में एग्जाम हो। बैंकिंग ऐसा सेक्टर है जहां पे आपको हर महीने मौके मिलते हैं और अगर आप शिद्दत से तैयारी करो तो एक वर्ष में आप यहां पे अंदर जा सकते हो। अगर आपकी प्लानिंग सही है, आपकी तैयारी ईमानदारी पूर्वक होती है तो आप अंदर चले जाते हो। एक वर्ष भी आपके लिए काफी वहां पे होता है दोस्तों। चलिए बात करते हैं। तो दोस्तों ये सवालों का जवाब मिल गया कि नहीं सर मौके तो हमें मिलते हैं बैंक में, 2023 में भी इतने मौके मिलेंगे। हो सकता है कुछ कम ज़्यादा हो, सारे वैकेंसी को आप काउंट कर लें, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि कितने वैकेंसीज आए थे टोटल साल में। आप देख सकते हो कि 6000, 8000, 5000 ऐसे बड़े बड़े वैकेंसी थे जो एसबीआई आईबीपीएस में आए। इसके अलावा बहुत सारे छोटे वैकेंसीज होते हैं जिसको हम नज़रअंदाज कर देते हैं। मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे क्लियर कर दूं, वो वैकेंसी जो नंबर ऑफ पोस्ट कम होते हैं, लोगों का अट्रैक्शन कम होता है दोस्तों। लेकिन आपको मैं बता दूं, अगर आपने प्रिपरेशन ईमानदारी से करी है, अगर आपकी तैयारी अच्छी चलती है तो आप उन पोस्टों पे अच्छा कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके कट ऑफ कम चले जाते हैं। जो हाई, जैसे मैं एसओ की बात करता हूं, एसओ उन बच्चों के लिए होता है जो स्पेसिफिक डिग्री वाले होते हैं, जिनके पास स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन होता है, वही एसओ को अप्लाई करते हैं दोस्तों। अब वहां पे क्या है कि उस लेवल का कट ऑफ नहीं जाएगा जो आपका आरआरबी असिस्टेंट मैनेजर, असिस्टेंट क्लर्क में जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो जैसा एग्जाम होता है उसके उस टाइप के स्टैंडर्ड होते हैं और उस तरह से उसमें कट ऑफ जाते हैं। और तो हर एग्जाम की स्ट्रेटजी अलग अलग होगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि एक प्लानिंग करके चलो और उसी प्लानिंग पे आप क्लर्क भी क्वालिफाई कर लोगे। हाँ, आप उसी प्लानिंग पे हम
पीओ भी क्रैक कर लेंगे, उसी प्लानिंग पे हम रेगुलेटरी बॉडी के भी एग्जाम क्रैक करेंगे। हर एग्जाम की प्लानिंग अलग होगी। ये उसी तरह है कि आप क्रिकेट तो खेलते हो, लेकिन T20 की प्लानिंग अलग होती है, वनडे की प्लानिंग अलग होती है, टेस्ट की प्लानिंग अलग होती है, हर मैचेस की प्लानिंग अलग होती है। आप देखो, अगर कोई भी मैचेस अगर होते हैं तो उसमें हर प्लेयर की प्लानिंग अलग होती है कि भाई मेरे को स्लो खेलना है, वहाँ पिचेस देखे जाते हैं, जैसा पिच वैसा गेम होता है। तो एक कहीं ना कहीं एक क्रिकेटर के लिए हर क्रिकेट ही खेलना है उसे पूरा हर जगह पे जाके, लेकिन हर मैच की अलग स्ट्रैटेजी होती है। काम कॉमन है क्रिकेट खेलना, लेकिन स्ट्रैटेजी हर मैच के रिगार्डिंग चेंज होता है। उसी प्रकार यहाँ पे हर प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी चेंज होगी दोस्तों, ठीक है। स्ट्रैटेजी पे हम आज चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि उस पे हम लोग सेशंस करते रहते हैं पूरे साल कि सर अभी एसबीआई किया है, एसबीआई का क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। जब हमारा आईबीपीएस आता है तो आईबीपीएस के स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। इसी तरह तमाम वो एग्जामिनेशन के बारे में हम बात करते हैं जब वो वैकेंसी लाइव रहती है तो। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कॉमन बात, एक कॉमन बात अगर आपके जहन में है कि नहीं सर अगले कैलेंडर ईयर में मेरे को सिलेक्शन चाहिए, तो उसकी मैं बात कर रहा हूं। आप इन सब मुद्दे को अगर दिमाग में रख के चलेंगे तो आपको चीजें आसान हो जाएगी। दूसरा पॉइंट मैं आपको बता दूं, अगर आपके जहन में है कि सर मैं किसी एक स्पेसिफिक एक ही एग्जाम पे करूंगा, नहीं एग्जाम जब लाइव होगा, जब उसके नोटिफिकेशंस आ जाएंगे तब मैं प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा सर, तो सबसे पहले आप लिख लो कि आप ही दौड़ से बाहर हो गए। अगर ऐसी मानसिकता के साथ कोई प्रिपरेशन करते हैं कि नोटिफिकेशन आने के बाद मैं तैयारी स्टार्ट करूंगा, तो 90% आप वहां से दौड़ से बाहर हो गए। और वो बच्चे जो पहले से करते आ रहे हैं वो आपसे कुछ कदम तक आगे निकल चुके हैं। तो कहीं ना कहीं आप ऐसी मानसिकता ना रखें, आप मानसिकता ये रखें कि सर मुझे प्रिपरेशन करना है बैंकिंग की, अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो, वो जब मेरी प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में कोई भी मौके मिले, क्यों ना वो 14 पोस्ट का मिले या 4000 पोस्ट का मिले, हर जगह मैं जाके फाइट करूंगा। मेरी तैयारी कितनी स्ट्रांग है वो डिपेंड करेगा वो जब आप बैटल को आप लड़ोगे तो ये आप पे निर्भर करता है कि आप कैसे यहाँ पे आगे बढ़ते हो। लेकिन मेरा यही सलाह होगा कि कंप्लीट पिक्चर को आप देखो, सिर्फ एक दृश्य को देख के आप आगे ना बढ़े। मैंने कंप्लीट इतना मेरे को दिखाने की जरूरत थी, मैं वर्बली बता देता, लेकिन मैंने पूरा रिसर्च करके पूरा एक साल का डेटा आपको दिया कि नहीं सर पूरे एक साल में इतने चांसेस आपको मिलते हैं। तो मैं एक फिल्म क्लियर रखिए कि आपको मौके मिलेंगे। अब दूसरा जो मैं बात करने वाला हूं दोस्तों, वो एग्जाम पैटर्न की बात करने वाला हूं, ठीक है। यानी मौका वाला पार्ट क्लियर हो गया, मानसिकता आप अपना बदल लीजिए कि नहीं मुझे पूरा फिल्म कंप्लीट करना है, ना कि एक सीन को कंप्लीट करना है। तो अगर मैं बात करता हूं, दूसरा जो सवाल हमारे सामने आता है कि सर अगर मैं एग्जाम क्रैक करता हूं, अगर मैं बैंकिंग को अपने जहन में रखता हूं, तो हमें क्या वहां पे एग्जाम पैटर्न होता है। दोस्तों अगर आप बैंकिंग की तैयारी करते हैं तो मुख्यतः ये दो पैटर्न है जो आपको मिलते हैं। एक प्री होता है, एक मेंस होता है प्रो क्लर्कल एग्जाम के लिए, और स्केल 1 जिसको हम लोग पीओ कहते हैं, जिसको हम लोग मैनेजमेंट ट्रेनी कहते हैं, जिसको हम लोग स्केल 1 ऑफिसर कहते हैं, और ये बैंक में जाकर रिक्रूट होता है एज असिस्टेंट मैनेजर रिक्रूट होता है। तो वहां पे प्री, मेंस और इंटरव्यू यानी 3 फेजेस में एग्जामिनेशन होते हैं दोस्तों। अब हर एग्जाम के जो पैटर्न्स होते हैं थोड़ा बहुत वेरी करते हैं, लेकिन कॉमन एक थीम यही है कि अगर मुझे क्लरिकल क्रैक करना है तो हमें प्री और मेंस तक ही जिम्मेदारी मेरी बनती है, और उसके बाद अगर मुझे स्केल 1 और इससे अपग्रेडेड पोस्ट को क्रैक करना है तो हमारे पास प्री, मेंस और इंटरव्यू जैसे मौके हमें कर। यानी कि अगर इस लेवल तक हम सोच रहे हैं तो मैं सिर्फ इसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं सिर्फ इसके बारे में नहीं सोचूंगा, मैं कंप्लीट पिक्चर के बारे में सोचूंगा। दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूं कि आप जब बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हो तो कंप्लीट के बारे में सोचो, ना कि एक बैटल के बारे में कि नहीं मेरे को अभी प्री क्रैक करना है, मेरे को अभी मेंस क्रैक करना है, मेरे को इंटरव्यू क्रैक करना है। ठीक है, वन टाइम वन बैटल चलेगा, लेकिन मेरे माइंड में रहेगा मेरे को वर्ल्ड कप जीतना है। ठीक है, अब मैं छोटी सी अगर बात करूं यहाँ पे तो क्रिकेट से कोरिलेट करता हूं, क्योंकि ये भारत है और भारत में फिल्मों और क्रिकेट का बड़ा क्रेज होता है, इससे चीजें ज्यादा लोग अपने आप को कोरिलेट कर पाते हैं। तो जैसे अगर मैं बात करूं तो ठीक है, एक टाइम में एक मैच के बारे में हम लोग वहां पे सोचेंगे, लेकिन कंप्लीट फिल्म होना चाहिए कि मुझे वर्ल्ड कप विन करना है दोस्तों। ठीक है, चलिए बात करते हैं यहाँ पे। तो जैसे मैंने बोला कि प्री और मेंस का सिनेरियो यहाँ पे होता है, और स्केल 1 में ये 3 स्टेप पे हमें काम करना पड़ता है। चलिए बात करते हैं दोस्तों, अगर ये एग्जाम मुझे क्रैक करना है तो मुझे किन विषयों पे काम करना होगा। सब्जेक्ट की बात करें, मैं यहाँ पे विषय की संज्ञा दूंगा क्योंकि हम उसके बारे में पढ़ना होगा चीजें। अब कोई चीज का शॉर्टकट नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, अगर मैं चाह रहा हूं कि एक दिन में कोई काम कर लूंगा या कोई 10 दिनों में खत्म कर दूंगा इन चीजों को, तो असंभव है, वो पॉसिबल नहीं है। उसके पीछे आपने लगातार अगर मेहनत करी है तो आपको वहां पे सफलता मिलेगी। और उसी तरह अगर मैं सब्जेक्ट की, विषय की बात करूं तो मुख्यतः ये 5 सब्जेक्ट हैं जो आपको बैंकिंग में पूछे जाते हैं। एक कॉमन सब्जेक्ट जो हर एग्जाम में आता है। मैंने जितना भी यहाँ पे आपको कम से कम 15-20 हजार की पोस्टेज जो काउंट करवाए, उनमें ये सारे सब्जेक्ट्स आते हैं। एक हमारा होता है इंग्लिश,
और एक हमारा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, दूसरा हमारा रीजनिंग एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज। ये 5 ही सब्जेक्ट है, हर एग्जाम में आएगा। स्टैंडर्ड फ्लक्चुएट करेगा। स्टैंडर्ड की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जैसे क्लर्क का स्टैंडर्ड थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली हमारा पीओ की बात करो, उसी तरह अगर हम चले जाते हैं रेगुलेटरी बॉडीज में तो उसका स्टैंडर्ड कुछ और हाई रहता है। लेकिन आपका सब्जेक्ट तो रहता है यही, आपका सब्जेक्ट तो रहता है यही पर, यही आपको इंग्लिश पढ़ना है, यही क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड पढ़ना है, यही रीजनिंग पढ़ना है, यही जनरल अवेयरनेस पढ़ना है, यही कंप्यूटर एप्टीट्यूड पढ़ना है। विषय यही रहेंगे, बस इसका क्या होगा, स्तर बदलेगा। स्तर हर एग्जाम टू एग्जाम बदलेगा, और हर एग्जाम में क्या स्तर होता है वो समय दो समय हम जिक्र करते रहते हैं जब उस एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है, और हम प्रीवियस ईयर के बारे में भी बात करते हैं वहां पे, जहां से हमें यह आकलन होता रहता है कि भाई इस एग्जाम का स्तर क्या है। तो मैं यहां पे कॉमन बात कर रहा हूं कि अगर मुझे बैंक के अंदर जाना है तो इन 5 विषयों पे मुझे काम करना पड़ेगा। यानी अगर इन 5 विषयों को मैं अच्छा कर लेता हूं, इस पे अगर कुछ अच्छा मेरी पकड़ हो जाती है तो मैं इस एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर पाऊंगा। तो कहने का मतलब यही है, जहन में है यही 5, इसके अलावा और भी कुछ नहीं है। अब इसमें भी आपके सेलेक्टेड आ जाते हैं, जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये हम लोग जब पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे बात करेंगे या फैकल्टीज मेंबर भी जब आपसे बात करते हैं तो सबके बारे में जिक्र होता है, अच्छे से जिक्र होता है कि इंग्लिश में आपको क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना चाहिए, यानी इसमें भी फिल्ट्रेशन लगता है दोस्तों। तो वो काम आपके साथ हो ही रहा है जब वो नोटिफिकेशन आता है। लेकिन यहाँ मुख्यतः मैं कॉमन सब्जेक्ट की बात करूं तो यही 5 सब्जेक्ट है जो आपको पढ़ने हैं, बस स्तर सबका अलग अलग होगा। ये दिमाग में पहले, इसके बाद हम दूसरा पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश का लेवल क्या होगा, क्वांट का लेवल क्या होगा, या स्पेसिफिक एसबीआई में इंग्लिश का लेवल क्या होगा, या फिर मेरा क्लर्क में इंग्लिश का लेवल क्या होगा, या फिर मेरा जब रेगुलेटरी बॉडीज के वैकेंसीज आते हैं तो उसमें इंग्लिश का लेवल क्या होगा। वो सारे सवालों को जवाब आपके कंसर्न फैकल्टी क्लासेस में देते रहते हैं जब उस स्पेसिफिक एग्जाम की क्लास आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। यानी जब एसबीआई की क्लास चल रही है तो एसबीआई के स्टैंडर्ड की बात करी जाती है, जब आईबीपीएस की क्लास चलती है तो आईबीपीएस के स्टैंडर्ड की बात करी जाती है, उसी तरह जब रेगुलेटरी बॉडीज की क्लास चलती है तो रेगुलेटरी बॉडीज वाले संस्था के भी स्टैंडर्ड की बात करी जाती है। और इन सारे क्लासों का संग्रह आपको यही मिलता है। आपको ये मालूम है कि यहाँ पे हर तरह के क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, उनके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि रिसोर्स क्या होगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम ये आपको बता दें कि ये 5 विषयों पे आपको काम करना है, तब जाके आगे आप वहाँ पे काम कर पाते हो। ठीक है, चलिए और मैं बता दूं, जैसे इंग्लिश की मैंने बात करी, थोड़ा सा मैं पीछे चला जाऊं, जिससे कि किस किस एग्जाम में होता है कि डिस्क्रिप्टिव भी आता है तो कहीं ना कहीं इंग्लिश का ही पार्ट हुआ। यानी प्री और मेंस वाला जो पार्ट है वो ऑब्जेक्टिव तो है ही, लेकिन कुछ ऐसा एग्जाम है जैसे एसबीआई पीओ की बात करो, ऐसे और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन है जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी होता है आपको। तो कहीं ना कहीं अगर आप स्टैंडर्ड लेवल के एग्जामिनेशन की बात करते हैं, यानी थोड़ा सा अगर कहें ना कि शहर के जितने नज़दीक आना चाहोगे, जितने शहर के नज़दीक आना चाहोगे उसका स्टैंडर्ड उतना बढ़ेगा। जैसे आपको मालूम होना चाहिए कि क्लर्क का जो स्टैंडर्ड होता है वो आरआरबी का जो स्टैंडर्ड होता है वो सबसे लो होता है, क्योंकि वो गांव के सबसे नज़दीक वाले ब्रांचेस आपको दिए जाते हैं। उसी तरह बढ़ोगे, जब बड़े एसबीआई में जाओगे तो एसबीआई का मान लो आप अच्छे सिटीज़ में जा रहे हो तो आप उसी तरह अगर सेबी की बात करें तो सेबी आपके अच्छे शहर में ही मिलेंगे। तो वही वाला सीन यहाँ पर है। बस एक समराइज़ किया, ऐसा नहीं है कि एसबीआई का ब्रांच गाँव में नहीं है वो ब्रांच, लेकिन वो बड़े लेवल पे बैंकेज हैं। आपको ये मालूम होना चाहिए कि एसबीआई का थोड़ा स्टैंडर्ड आपका क्या होता है, अच्छा ही होता है आरआरबी के कंपैरिजन में। तो हर एग्जाम का सिनेरियो अलग है, ठीक है, हर एग्जाम का सिनेरियो अलग है। तो वो पर्टिकुलर एग्जाम की मैं बात नहीं कर रहा हूं, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि मैं सिर्फ यहाँ पे कॉमन स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं अगर आप प्रिपरेशन करते हो दोस्तों। आगे अगर बात करता हूं दोस्तों, ठीक है सर, ये सब्जेक्ट तो पढ़ना है, मैंने जहन में आज डायरी में लिख लिया कि मुझे बैंक क्रैक करना है तो इन 5 विषयों पे काम करना होगा। अब जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्या पढ़ना है, ये वाले चैप्टर का भी डिस्कशन आपका दिन भर होता रहता है आपके क्लासेस में। सर लोग वहाँ पे गाइड करते रहते हैं कि किस सब्जेक्ट को कैसे पढ़ना है। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रिसोर्स पे दोस्तों। अगर मैं रिसोर्स की बात करूँ, रिसोर्स कहाँ मिलेगा, तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ, ये आपको मालूम होना चाहिए कि अड्डा 24/7 के प्लेटफॉर्म पे ये हमारे पास चैनल्स हैं। एक हमारा इस चैनल जिस पे आप क्लासेस ले रहे हो अड्डा 24/7, इस पे आपको रेगुलर बैंक्स के सारे क्लासेस मिल रहे हैं। एक रेगुलेटरी बॉडी एंड एसओ का चैनल भी हमारा यूट्यूब चैनल है, जिसमें आपको रेगुलेटरी बॉडी जैसे सेबी के क्लासेस आपको वहाँ पे मिलती रहती है, आरबीआई ग्रेड बी की क्लासेस मिलती रहती है उसके लिए। उसी तरह ऑफिसर्स चैनल्स हैं जहाँ जेब के वगैरह एग्जाम के हैं, वहाँ पे आपको क्लासेस मिलते रहते हैं। तो ऐसे तमाम यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ पे आपको क्लासेस प्रोवाइड डेली बेसिस पे आपको करी जा रही है। तो आपका जो भी क्षेत्र बनता है वहाँ से जाके जुड़ सकते हैं, जिसका जो भी क्षेत्र है ये आप पे छोड़ा गया है कि आप कौन से क्षेत्र को चूज करते हैं। ठीक है, लेकिन पहले तो प्रिपरेशन स्टार्ट करना, ये मेरे माइंड सेट करना है। ठीक है, कोई आईबीपीएस में आना चाहते हैं, कोई यहाँ पे सेबी में जाना चाहते हैं, कोई जेबकेब का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं, तो उनके लिए आपका ये बनता है
ये तो हो गया यूट्यूब चैनल की बात। दूसरी मैं बात करूं, अड्डा 24/7 आपके जो प्ले स्टोर पे ऐप अवेलेबल है उस पे भी आपको क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। अड्डा 24/7 जो आपके ऐप है, आप जाइए प्ले स्टोर पे और इस ऐप को डाउनलोड कीजिए, आपको इस पे भी क्लासेस प्रोवाइड की जाती है। तो सोर्स तो ये हो गया दोस्तों, ठीक है, सोर्स यही है। यानी इस सोर्सों का नाम मैं यहाँ पे इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि इसमें जितने भी कंटेंट दिए हैं वो सफिशिएंट है आपके लिए। कहने का मतलब है कि आपको कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, क्योंकि जितने भी रिलेटेड चीज़ें कंटेंट यहाँ पे ज़रूरत है IBPS को क्रैक करने के लिए, RBI ग्रेड बी को क्रैक करने के लिए, या फिर सेबी के एग्जाम को क्रैक करने के लिए, तो सारे एग्जाम के जो कंटेंट है वहां पे फुल्ली आपको अवेलेबल है। इसलिए कहीं भटकने की आवश्यकता आपको नहीं पड़ेगी, यहाँ पे चीजें आपको एज इट इज अवेलेबल हो जाएगी। और समय दर समय, जैसे मैंने बताया कि हर एग्जाम का पैटर्न अलग है, तो समय दर समय आपको जैसा एग्जाम है वैसा आपको मार्गदर्शन भी, वैसे प्लानिंग भी, वैसे स्ट्रेटजी भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी। तो यहाँ पे आप जुड़ सकते हैं सोर्सेज के माध्यम से यहाँ पे। और इसके अलावा आपको अगर फिजिकल किट की अगर मैं बात करता हूँ तो वो भी आपको अड्डा 24/7 ऐप पे आपको मिल जाता है, वेबसाइट पे भी आपको मिल जाता है। फिजिकल किताबें जिसमें प्रीवियस ईयर्स पेपर्स वगैरह आ जाते हैं, ये भी आपको वहां पे मिल जाता है दोस्तों, ठीक है। चलिए अब आगे की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है सर, अगर मैं एक पॉजिटिव अप्रोच से प्रिपरेशन स्टार्ट करूं, रिसोर्स तो मैंने आपको बता दिया, तो पॉजिटिव अप्रोच का रिसोर्स होना क्या चाहिए दोस्तों। तो अगर मैं आपको बता दूं पॉजिटिव अप्रोच का रिसोर्स तरीका ये होना चाहिए कि सबसे पहले जितने भी सब्जेक्ट हैं और सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको पहले आप अच्छे से पढ़ो। यानी इंग्लिश के जितने टॉपिक्स हैं वो उस पर आपका कमांड होना चाहिए। दूसरा, अगर क्वांट के जितने टॉपिक हैं उस पर आप पहले कमांड बनाओ कि मुझे कमांड बनाना है, जितना भी वो टाइम लगे वो आप पे निर्भर करता है कि हो सकता है किसी बच्चे का 1 महीने में क्वांट हो जाए, किसी बच्चे का 6 महीने में, वो सबकी जर्नी अलग अलग होती है, लेकिन होता है सबका, ठीक है। सिंपल सा बात है कि कोई काम 1 दिन में कर ले, कोई काम 4 दिन में कर ले, करेगा वही जो लगा रहेगा। एक जनरल से बात यहां पे मैं कहूंगा दोस्तों, अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके पास टैलेंट है और हार्ड वर्किंग नहीं है, यानी कि मेहनत नहीं करते हो, तो हो सकता है कि धीरे धीरे जाके आपके टैलेंट रुक जाए, टैलेंट खत्म हो जाए, उसको जंग लग जाए। लेकिन अगर टैलेंट कम भी है लेकिन हार्ड वर्किंग वाला ग्राफ जो है वो अच्छा से चल रहा है, तो आप क्या करोगे, जिंदगी में अच्छे कर जाओगे, यानी आप वो लाइन को क्रॉस कर जाओगे। तो कहने का मतलब है टैलेंट और हार्ड वर्क में कहा जाए तो लोग हार्ड वर्क को ही ज़्यादा पूछते हैं, क्योंकि ये वाला पार्ट अगर दोनों साथ साथ चल रहा है तो वेल एंड गुड, आपको समय कम लगेगा, आप लाइन जल्दी क्रॉस करोगे। लेकिन अगर टैलेंट वाला पार्ट रुक गया, अगर हार्डवर्क वाला पार्ट रुक गया और टैलेंट वाला ही अगर सिर्फ रह गया तो ये जंक लग जाता है, ठीक है। ये तभी आगे बढ़ेगा जब ये दोनों को, हम दोनों पटरी को एक साथ लेके जाएंगे, ये दोनों पहियों को आगे लेके चलेंगे। तो कहने का मतलब यही है कि अगर आपके पास टैलेंट है दैट इज गुड, अगर नहीं है कि सर मेरे को लगता है कि इंग्लिश मेरी वीक है, मेरे मैथ्स वीक है, मेरे रीजनिंग वीक है, तो आप हार्डवर्क करके, मेहनत करके, उस पर चीज़ों को बार बार काम करके उन चीज़ों को इंप्रूव कर सकते हो। क्योंकि नथिंग इम्पॉसिबल अगर कोई फ्रेज बना है तो वो गलत नहीं बना है, कहीं ना कहीं ये सत्य हुआ है कि नथिंग इम्पॉसिबल वाला शब्द जो आपने सुना कि कुछ असंभव नहीं है दुनिया में, तो ये सही है। ये आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके देख लेना। कोई भी चीजों को बार बार यही कहा जाता है दोस्तों, आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, यानी जो आप चाहते हैं वो बन जाते हैं। तो आपके जहन में हमेशा अगर रहेगा कि मुझे बैंक क्रैक करना है, आप इस चीज़ों को आगे लेके जाना चाहते हो, तो आप वो बन जाओगे। आज बनो, कल बनो, थोड़ा देर सवेर होगा, लेकिन हो तो जाएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आपके वो जहन में रहेगा, और जहन में अगर रहेगा वो, तो उसके रिगार्डिंग आप काम करना स्टार्ट करोगे। काम करने का मतलब ये होता है कि ठीक है, मेरा ये पार्ट वीक है तो मैं इस पर काम करूंगा, मेरा ये पार्ट स्ट्रांग है तो इस पर काम, वो स्ट्रेटजी डे बाय डे हमारी चलती रहती है वहाँ पर। तो दोस्तों ये मैंने आपको बता दिया कि अगर आप बस ठान लेते हो तो आप कर लेते हो, बस ठानने की आवश्यकता है तो चीजें हो जाती है वहां पर। चलिए बात करते दोस्तों, अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अभी आपको बता दूं कि अड्डा 24/7 के प्ले स्टोर पे आपको ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, एक बैंक महापैक प्लस और बैंक महापैक और बैंक महापैक विथ बुक किट। आगे और हम चर्चा करेंगे, टाइम्स मैनेजमेंट वगैरह पे भी कुछ पॉइंट है जिस हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, बैंक महापैक प्लस जो है, यहाँ पे आपका क्या है, जनरल IBPS वाला टाइप का एग्जाम तो है ही, साथ ही साथ आपके जितने ग्रेड बी यानी RBI ग्रेड बी वाले, यानी कि रेगुलेटरी बॉडी वाले एग्जाम भी हमारे कवर होते हैं। और सिर्फ बैंक महापैक में क्या, तो आपका यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी वाले नहीं, सिर्फ IBPS SBI टाइप वाले एग्जाम है जो कवर होते हैं। और ये आपका बुक किट है, नाम से ही पता चल रहा है, अगर आपको फिजिकल बुक्स की आवश्यकता पड़ती है, आप पढ़नी भी चाहिए, उसके बिना काम नहीं हो, क्योंकि चीज़ें जब हाथ में आती है तो एक विश्वास बनता है और हम उस पर अच्छे से काम कर पाते हैं, ठीक है। तो बुक किट के साथ आप यहाँ पे जुड़ सकते हैं,
ठीक है। इस कोर्स को इनरोल करने के बाद जो भी इसकी प्राइजेस रही होगी उस पे आप अगर Y706 कोड अप्लाई करते हैं दोस्तों, तो आपको यहाँ पे मैक्सिमम डिस्काउंट मिलता है, यानी कि 77% का डिस्काउंट आपको मिलता है। और अगर ऐप से इंस्टॉल करते हैं तो बाय द हेल्पिंग ऑफ सम कॉइन्स वहाँ पे आपको ये 78 तक आपका डिस्काउंट चला जाता है दोस्तों। तो कहने का मतलब है आप इन पैक से जुड़ सकते हैं Y706 कोड को अप्लाई करके, और वहाँ पे एक मैक्सिमम डिस्काउंट ग्रैब कर सकते हैं जब इन कोर्सेज को आप परचेज करें। तो दोस्तों ये उन कोर्सों के बारे में बता रहा हूं जो जनरली है कि उन बच्चों के लिए उन बच्चों के लिए जो स्टार्ट कर रहे हैं और पूरा प्लानिंग है कि नहीं सर मुझे 2023 में भी क्रैक करना है, क्योंकि इसका नाम ही दिया गया महापैक। यहाँ पे हर एग्जाम को कवर किया जा रहा है। किसी स्पेसिफिक एग्जाम के बारे में बात नहीं कर रहे कि नहीं सिर्फ IBPS पढ़ाएंगे या सिर्फ SBI पढ़ाएंगे, या हर एग्जाम के बारे में कवर। मैंने जितने भी कैलेंडर में आपको बताया वो सारा एग्जाम आपको यहाँ पे कवर किया जाएगा इन सारे कोर्सेज में। तो मैं उम्मीद करूंगा आपके जहन में अगर है तो आप यहां पे एनरोल करें और इस प्रिपरेशन को स्टार्ट जरूर करें। स्टार्ट करने से फायदा यह होगा कि आप एक स्टेप जो है औरों से आगे बढ़ जाइएगा। अगर आपने स्टार्ट कर दिया तो कहीं ना कहीं अगले समय एक कदम आगे हैं दोस्तों। तो ये काम यहां पे जरूर कर दीजिएगा अगर आप इस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो। चलिए बात करते हैं दोस्तों। दूसरा, आप एक मैं एग्जाम्पल तौर पे यहां पे दे रहा हूं कि इंडिविजुअल्स क्लासेस भी चलते हैं। जैसे कि अभी मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक की वैकेंसी लाइव है, आपको मालूम है ये वैकेंसी लाइव है। तो ये ऐसे इंडिविजुअल्स कोर्स, लेकिन ये क्या है, स्पेसिफिक इसी एग्जाम के लिए, ठीक है, स्पेसिफिक इसी एग्जाम के लिए। ये उन बच्चों के लिए जो एक कैलेंडर तैयारी कर रहे थे लेकिन कुछ मार्क्स उनका रह गया कि नहीं वो नहीं कर पा रहे हैं, तो अब है कि नहीं सर स्पेसिफिक एक एग्जाम को हम देखना है। मैंने यहाँ पे किया तो इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हर एग्जाम का कुछ मापदंड अलग है। तो वो बच्चे जो प्रिपरेशन चल रहा था उनका, लेकिन अभी तक वो सफलता नहीं पाए हैं और इस यहाँ पे पहुंच चुके हैं और चाह रहे कि नहीं सर इस एग्जाम का कुछ पैटर्न अलग है, तो स्पेसिफिक एग्जाम के पैटर्न पर अगर जाते हैं तो इस तरह के इंडिविजुअल्स कोर्सेज भी हैं, वो भी आपको अड्डा 24/7 के प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। अब खास बात यहाँ पे ये है कि इस सारे कोर्सेज की प्राइसेस भी होती है बहुत मिनिमम हो जाती है, ठीक है। जैसे अगर मान लो उसके जो प्राइजेस होंगे उससे बहुत ही कम इसके प्राइजेस 1/4 के आसपास इसके प्राइजेस होते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफिक कोर्स के बारे में बात किया कि ऐसा नहीं कि सर मैं यही क्यों ना लूं वो क्यों ना लूं। तो मैं आपको बता देता हूं वहां पे क्या है, कंप्लीट कवर किया जा रहा है, इसलिए कुछ उसके प्राइसेस हाइक हैं और इसके थोड़े प्राइसेस कंपैरेटिवली बहुत कम होते हैं क्योंकि ये एक एग्जाम के लिए बना हुआ है दोस्तों, ठीक है। और ऐसे सारे कोर्सेज को आप इनरोल करने के लिए इस कोड का अप्लाई करें। जैसे डिस्काउंट कैसे मिलता है ये भी मैंने आपको बता दिया। टू गेट अ मैक्सिमम डिस्काउंट यू कैन अप्लाई Y702 कोड। ये हो गया। आगे ऐसे सारे कोड ये सारे आप देख सकते हैं, ये सारे कोर्सेज जो हमारे यहाँ लाइव हैं, जैसे कि RBI ग्रेड बी का, ग्रेड ए का, ग्रेड नबार्ड के, ऐसे सारे कोर्सेज हैं जो ऑलरेडी रनिंग है हमारे ऐप प्ले स्टोर पे। तो ऐप स्टोर पे जाइए और जो भी आपका टारगेट क्या है ये आपको डिसाइड करना है कि सर मुझे कैलेंडर ईयर के जाना है, या वैसे बच्चे जो लास्ट ईयर प्रिपरेशन कर लिए हैं, कुछ उनको लग रहा है कि नहीं सर कुछ चीज़ें लैग कर रही है, तो उनके लिए स्पेसिफिक कोर्सेज भी बने हुए हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो चाह रहे हैं कि नहीं सर मेरे को सिर्फ रेगुलेटरी बॉडी पे काम करना है, तो रेगुलेटरी बॉडी के भी स्पेसिफिक कोर्स बने हुए हैं। तो चॉइसेस योर है, ठीक है, चॉइसेस आपकी है कि आप कहाँ जाना चाहते हैं, ये आप डिसाइड करोगे कि मुझे किसके लिए करना, लेकिन करना तो है दोस्तों, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। इन सारे कोर्सेज को इनरोल करने के लिए आप इन रेफरल कोड का इस्तेमाल करके वहाँ पे अच्छा खासा वहाँ पे छूट प्राप्त कर सकते हैं अप टू 78% तक, ठीक है। चलिए बात करते हैं। दूसरा है सर स्टडी प्लान की बात करता हूँ, ठीक है। अगला है आपका स्टडी प्लान। स्टडी प्लान क्या होना चाहिए, तो मैं कॉमन बात करूंगा स्टडी प्लान, जिसके बारे में मैंने पहले बताया कि आपकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए स्टडी करने के लिए। तो पहला मैं आपको बता दूं कि जब भी आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो तो पहले हर जितना भी टॉपिक आपको पढ़ा है, जैसे महापैक की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे सर लोग का करना ये है कि पूरा ये कॉमन जो भी क्वांटिटी एप्टीट्यूड के ये सारे टॉपिक है वो सारा पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सारे विषय के सारे टॉपिक पे कमांड करना होगा कि नहीं इनइक्वालिटी के सवाल हमसे बन रहे हैं, हमें से पजल्स बन रहे हैं, हमसे DI बन रहे हैं, यानी कि जितना समय लग जाए इसमें वो आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो पहला काम तो होगा कि वो सारे टॉपिक को कंप्लीट करना। जैसे ही आपके टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, नहीं सर टॉपिक मेरा कंप्लीट होगा, लगभग मेरा हो गया, तो जैसे ही आपका टॉपिक कम से कम 70-80% जब कवर होने लगे तो आप आ जाइए मॉक पे, ठीक है। मॉक आने से पहले मॉक पे आ जाइए। मॉक आने से पहले कोई भी अगर एग्जाम मान लीजिए कभी वैकेंसी आई है IBPS की, तो आप IBPS का कम से कम लास्ट 3 to 4 ईयर का PYP देखिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, आपको ये आइडिया लग जाएगा कि भाई मुझे किस स्टैंडर्ड का यहाँ पे अटेम्प्ट लेना है,
ठीक है। उसी तरह एसबीआई के जब आप अप्लाई करोगे तो एसबीआई का पीओआईपी 4-5 साल का देख लो, आपको ये पता चल जाएगा कि नहीं सर मैंने इनइक्वालिटी तो पढ़ा जरूर है, लेकिन आईबीपीएस का स्टैंडर्ड कुछ और है और एसबीआई का स्टैंडर्ड कुछ और है। तो आप जो उसका स्टैंडर्ड रहेगा वो स्टैंडर्ड आपको प्रीवियस ईयर पेपर बताता है और उस स्टैंडर्ड पे आप काम करना स्टार्ट करो कि नहीं मुझे इस स्टैंडर्ड का काम करना है। अब बात यह है कि अब जब उस पर काम करना स्टार्ट करोगे, आप अगर 100% काम उस पर करते हो, यानी आपके पास भी 24 घंटे है, आपके कॉम्पिटिटर के पास भी 24 घंटे, लेकिन आप अपने अगर 24 घंटे का सदुपयोग करते हो, सही से उपयोग करते हो दोस्तों, तो आप उनसे एक स्टेप आगे हो। ठीक है, कैसे वो बात करते हैं। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आप पहले आप क्या करो, सारे वो आपने कंटेंट बना लिया सब कुछ, और फिर जब वैकेंसी आई आप उस पर मॉक पे काम करने लगे। दूसरा अगर मैं बात करता हूँ, जिससे मैंने यहाँ पे स्टडी टाइम प्लान भी दिया, तो टाइम आपका एक लॉन्ग टर्म गोल है। मैं गोल पे बात करूँ दोस्तों, आपका लॉन्ग टर्म गोल है मेरे को बैंक क्रैक करना है, लेकिन लॉन्ग टर्म गोल को छोटे छोटे गोल में ज़रूर ब्रेक करना, क्योंकि अगर आपके दिमाग में है कि मेरा आईबीपीएस का एग्जाम है वो होने वाला है सितंबर अक्टूबर में, तो कहीं ना कहीं आप थोड़े से स्लो पड़ जाते हो। तो आपकी प्लानिंग ये होनी चाहिए कि आज का दिन है हमारा मंडे की प्लानिंग संडे की रात को हो गई कि कल हमको ये करना है। आगे क्या होगा, कब आईपीएस होगा वो अभी आपको मालूम नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम जरूर होनी चाहिए कि मंडे को मुझे क्या करना है, आपको ये मालूम होनी चाहिए कि ट्यूसडे को क्या करना है। ऐसे ऐसे वन डे प्लान अगर आप बनाते जाते हो और उन गोल्स को अगर अचीव करते रहते हो तो आपको एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। बार बार यही कहते हैं बच्चे कि सर मैं मोटिवेट कैसे हूँ, मैं डिमोटिवेट हो जाता हूँ कि कट ऑफ्स कम है, वैकेंसीज कम है। तो उस केस में ये है कि हर दिन का आप एक गोल सेट करो कि मुझे एक काम करना है, आज का ये काम है। अगर उस काम को अचीव कर ले तो स्पेसिफिक डे में, तो आप मोटिवेट फील करोगे। ये कभी इंप्लीमेंट करके अपने लाइफ में देखना। ठीक है, दूसरा सवाल ये आता है दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ, बहुत सारे बच्चों का ये क्वेरीज रहता है कि सर मैं तैयारी करता हूं, अगर तैयारी करते करते कभी ये मन होता है कि अब प्रिपरेशन, ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जो लग रहा है कि पिछले साल अटेम्प्ट लिए और उनका किसी कारणवश नहीं हो पाया। उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि दोस्तों अगर आपके अंदर आपको ये खुद एहसास हो रहा है कि मेरे अंदर सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, आपको लग रहा है कि मैंने सब कुछ कर लिया, अब मेरे अंदर कोई सुधार की गुंजाइश ही नहीं है, दैट मीन्स आप बैटल से बाहर हो गए। ठीक है, जब तक आप अपने आप को पॉलिश करते रहोगे तब तक आप दौड़ में हो। जब तक आपको ये लगेगी कि मेरे अंदर पॉलिश की संभावना खत्म हो गई, दैट मीन्स आप दौड़ से बाहर हो गए। बातों को समझिएगा, मेरा यही कहना है कि ये सवाल अगर आता है कि सर तैयारी कब लगता है कि छोड़ दे, अब नहीं करना है, तो छोड़ने का शब्द तब आएगा जब आपके दिमाग में, जब आपको ये लगे कि मैं परिपूर्ण हो चुका हूं, अब मेरे अंदर कोई कमी है ही नहीं, फिर भी मेरा नहीं हो, तब आपके दिमाग में आएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, हर आदमी के अंदर डेली कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट की आवश्यकता पड़ती है अकॉर्डिंग टू सिनेरियो। तो आप हमेशा अपने आप को पॉलिश करते रहो, डे बाय डे पॉलिश करते रहो। इससे ये क्या होगा, डिमोटिवेशंस नहीं आएगा कि सर प्रिपरेशन स्टार्ट करूं छोड़ दूं, ये वाला सवाल आपके जहन में नहीं आएगा। छोड़ने वाला कभी आना भी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, चलिए बात करते हैं दूसरा है टाइम मैनेजमेंट की बात। तो टाइम मैनेजमेंट की बात मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया था। टाइम मैनेजमेंट की बात अगर मैं करूं तो यहां पे वही है कि आपको लॉन्ग टर्म गोल सेट करने से पहले शॉर्ट टर्म गोल पे काम करना पड़ेगा। लंबा गोल है मेरा 2023 में एग्जाम करना, कहीं पेपर पे लिख के अपने स्टडी टेबल के सामने लिख देना कि मुझे वो क्रैक करना है, लेकिन वो तभी क्रैक होगा दो डे बाय डे गोल को अचीव करेंगे। तो हर डे का गोल भी आपके नोटबुक में लिखाना चाहिए कि आज का गोल हमारा ये है, आज का गोल हमारा ये है। अगर इन छोटे छोटे गोल को आप अचीव करने लगे तो आपका क्या होगा, वो लॉन्ग वाला गोल है वो भी आपका अचीव हो जाएगा। तो ये मैंने स्टार्टिंग बता दिया, यहाँ पे भी आपको वही काम करना है। दूसरा पॉइंट ये आता है सर मुझे कितना टाइम लगेगा प्रिपरेशन करने में। एक सवाल आता है बच्चों में, सर कितना समय देना चाहिए प्रिपरेशन करने में। तो दोस्तों ये आप डिसाइड करोगे कि कितना समय देना चाहिए। जैसे किसी बच्चे का मैंने बोला 6 महीने में हो जाता है, किसी का 7 महीने में सिलेबस कंप्लीट होता है, ये आप डिसाइड करोगे कितना। लेकिन हर दिन करना है ये जरूर डिसाइड कर लेना आप कि मुझे हर दिन करना है। तो वो दिन वाला फंटा नहीं आएगा कि 1 साल लगता है या 2 साल लगता है बैंक क्रैक करने में। ठीक है, मुख्यतः आमतौर पर मैंने 6-6 महीने में बच्चे को क्रैक करते हुए देखा है। ठीक है, तो हर का टाइमलाइन अलग है, टाइमलाइन अपना आप खुद सेट करो, ये आप पे निर्भर करता है। लेकिन मेरी सलाह बस इतना ही है कि हर दिन का कैलेंडर आप सेट करो कि हर दिन मुझे काम ये करना है दोस्तों। तो उससे क्या होगा, आपको वहां पे तो आपको आसानी से क्या होगा, आप चीज़ों को अचीव कर पाओगे, आप वहाँ पे सिलेक्शन ले पाओगे दोस्तों। तो इन सारे सवालों का जवाब यहाँ पे मैंने आपको दे दिया कि आप प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करो, अपॉर्चुनिटी आपके पास है, तैयारी शुरू करो, हर दिन की प्लानिंग बनाओ और उस हिसाब से काम करो।
टाइम मैनेजमेंट का सबसे बड़ा फैक्टर यही है कि हर दिन का यूटिलाइज करो तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है बैंक को क्रैक करने के लिए। वही जो रेगुलर वाले काम बच्चे कर पा रहे हैं उसी का सिलेक्शन हो रहा है यहाँ पे, यानी हर डे का जो काम कर रहे हैं उन्हीं का ये सारा पार्ट हो पा रहा है दोस्तों। तो चलिए इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अपना मैं आपको बता दूं कि आप अपना कमेंट ज़रूर दें, मैं आपके हर कमेंट को यहाँ पे जवाब दूंगा। मैं उस कमेंट का जवाब दूंगा, जो भी रिलेटेड क्वेरीज आएगी मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा दोस्तों, ठीक है। तो हर बच्चा आपको जो भी यहाँ से मिला है आप मुझे उसके बारे में बताइएगा ज़रूर, और कमेंट में ज़रूर 2 लाइन लिखिएगा ताकि हमें ये पता चल पाए मेरी जो प्रयास थी कि आप तक ये बात पहुँचा पाऊँ वो आप तक पहुँची होगी। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय दोस्तों।